हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं लेकर आई हूँ ग्रेजुएशन स्टडी में बीए बीएससी और बीकॉम सेकेंड एंड फोर्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट एनसीसी के जो सेकेंड एंड थर्ड यूनिट है उनके कुछ बेहद ही खास क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम में बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ओके, सो आपका मेरे चैनल ग्रेजुएशन स्टडी में फिर से स्वागत है। तो जो चलते हैं अपन लोग क्वेश्चन नंबर पहले की तरफ, ठीक है। इसके पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी परेशानी हो या फिर कहीं भी कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कहाँ पे क्या दिक्कत है। मैं आपको सॉल्यूशन उनका ज़रूर बताने की पूरी कोशिश करूँगी। चलो वापस चलते हैं अपन पहले वाले क्वेश्चन पे, ठीक है। पहला क्वेश्चन, भारत ने किस वर्ष चीनी आक्रमण का सामना किया। तो आप सभी लोगों ने चीनी आक्रमण तो पढ़ा ही होगा। भारत और चीन के बीच कितने सारे युद्ध हुए, कब कब क्या क्या मतलब क्या सब हुआ। तो पहला विकल्प है 1955, दूसरा विकल्प 1964, तीसरा विकल्प है 1962 और चौथा 1965। तो इसका जो सी ऑप्शन है 1962 वो सही है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा, पंचशील शब्द का निम्नलिखित में से किस विकल्प से जुड़ा है। तो पंचशील शब्द आप लोगों ने संविधान तो पढ़ा होगा, ये क्वेश्चन संविधान से ही लेकर बताया गया है। मौलिक कर्तव्य तो पढ़े ही होंगे अपन के, ठीक है। नीति आयोग की संरचना, अंतर्राज्यीय संबंध और भारत की विदेश नीति। तो पंचशील का संबंध भारत की विदेश नीति से है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही कर दीजिए। तीसरा नंबर के क्वेश्चन पे फिर से आए, भारतीय सेना के किस सैनिक को भारत चीन युद्ध के बाद महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है। देखिए, तो महावीर चक्र, महावीर जैन से आप लोग एक ट्रिक बना सकते हैं कि महावीर जैन और महावीर चक्र इसको सिमिलर कर लीजिए, ठीक है। मेरे साथ बोलिए कि महावीर जैन और महावीर चक्र, ठीक है, समझ जाएंगे ना आप लोग। इसका कैप्टन विक्रम बत्रा, नहीं ये विक्रम बत्रा नहीं है। मेजर संदीप उन्नीकृष्ण, ये भी गलत है। इसका सही आंसर है जशवंत सिंह रावत, ये महावीर चक्र से संबंधित है। आपको याद रहेगा ना, महावीर चक्र जशवंत सिंह रावत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं, भारत और चीन सीमा के बीच की रेखा को क्या कहते हैं। आप लोगों ने मैकमोहन रेखा, रेडक्लिफ रेखा, डूरंड रेखा और साइलेंट लाइन इन सब के बारे में अच्छे से पढ़ा होगा। ये सब अपन के संविधान और पॉलिटिक्स से संबंधित क्वेश्चन दिए गए हैं कुछ कुछ इसमें। तो इसका सही आंसर होगा मैकमोहन लाइन, ठीक है। भारत और चीन के बीच मैकमोहन लाइन है, भारत और पाकिस्तान के बीच रेडक्लिफ, ठीक है। अब पांचवा क्वेश्चन, 10 फरवरी 2016 को रतन टाटा ने किस फर्म में निवेश किया। तो रतन टाटा के बारे में हम अच्छे से जानते होंगे आप सभी लोग। ये तो विश्वविख्यात हैं, सबसे ज़्यादा ऊंचे पद पे, सबसे बड़े उद्योगपति हैं ये सब, ठीक है। इनका जितने भी उच्च उद्योगपति हैं उनमें सबसे ऊंचा स्थान जितने भी आते हैं उनमें में से ये एक हैं उद्योगपति बड़े। अगर आप लोग रतन टाटा को पसंद करते हैं कि उन्होंने मेहनत से कैसा कितना बड़ा कारोबार खड़ा कर लिया है, उनकी मेहनत को देख करके, तो उनकी मेहनत से आप लोग प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ सकते हैं किसी भी चीज़ के, किसी भी फील्ड के लिए। अगर उन्हें लाइक करते हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब और प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इन्वेक्ट्स ऑन्कोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, ये वाला ऑप्शन सही है। मैं आपको जल्दी जल्दी इसलिए बता रही हूँ कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं और ये सारे ऑप्शन इसमें सिर्फ वन लाइनर क्वेश्चन ही दिए गए, लेकिन मैंने ऑप्शन के रूप में लिख लिया है और कुछ कुछ मैं आपको डिटेल से बताती रहूँगी। प्लीज़ ध्यान से देखिए और अपने एग्ज़ाम के लिए तैयार रखिए, ये एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6, किस भारतीय उद्योगपति को, तो देखिए भारतीय उद्योगपतियों की लिस्ट तो आपको पता ही होगी अच्छे से कौन कौन क्या है, ठीक है। किस भारतीय उद्योगपति को 1 अक्टूबर 2015 को कोवेंट्री शहर द्वारा सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। तो कोवेंट्री शहर है, इस शहर में कुछ लोगों ने भारतीय उद्योगपति जो सबसे ज़्यादा सम्मानीय हैं उनके लिए, तो इसका नंबर है रतन टाटा, डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 7, किसे बंगाल का बाढ़ कहा जाता है। देखिए ये मेरा सबसे फेवरेट क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में जो एग्जामिनर होते हैं उनका भी ये सबसे फेवरेट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, हर साल ये क्वेश्चन ज़रूर आता है। बंगाल का बाढ़, ठीक है, इसमें कौन है, स्वामी विवेकानंद, बी रविन्द्रनाथ टैगोर, सी नंबर सत्यजीत राय, डी नंबर सुकुमार राय। तो देखिए बंगाल का बाढ़
रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म भी कोलकाता में हुआ था और कोलकाता की राजधानी क्या है? बंगाल। सॉरी, बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता। तो बंगाल का पार्ट रविन्द्रनाथ टैगोर, ये वाला ऑप्शन सही है। साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले गीतकार कौन हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। टैगोर ने पहली बार अपने वास्तविक नाम से अपनी रचनाएं कब प्रकाशित की? पहले तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी अपने वास्तविक नाम से रचनाएं नहीं बनाते थे, लेकिन इसको आप रटना ही पड़ेगा क्योंकि सन दिए गए हैं। वैसे भी हिस्ट्री में तो अपन को डेट्स हमेशा रटनी ही पड़ती हैं, तो प्लीज़ इसका गलत मतलब मत निकालना रटने का। इसमें 1877, 1877 सी नंबर इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 10, टैगोर को किस पुस्तक के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो रविन्द्र, ये तो आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा जीके वाली बुक में, लूसेंट वगैरह में ये सब फ्रंट पेज पे ही दिया होता है। तो गीतांजलि इसका सही आंसर है। क्वेश्चन आंसर ऑप्शन नंबर डी। ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एनसीसी की दृष्टि से तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन नंबर 11, सूखा किसके कारण होता है? अतिवृष्टि, अनावृष्टि, दोनों, कोई नहीं। तो देखिए, अतिवृष्टि मतलब ज़्यादा वर्षा होती है, ज़्यादा वर्षा हो जाती है तो सब उजड़ जाता है, एकदम उजड़ा चमन हो जाता है। या तो बिल्कुल ही बरसात ना हो तो फिर सूखा कहना ही क्या है उसके लिए। तो इसके लिए दोनों ही ऑप्शन, इसमें इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में बाढ़ से होने वाले प्रतिशत से अधिक उत्तरी व उत्तरी पूर्वी मैदानों में कितने प्रतिशत होती है? इसका ऑप्शन है बी, 9%। 13, देखते हैं, भूकंपीय तरंगों के कारण आपदा का नाम क्या है? तो देखिए, भूकंपीय तरंगों के कारण आपदा का नाम सुनामी होगा, क्योंकि सुनामी के बारे में सुना ही होगा। सुनामी किसे कहते हैं? आप लोगों को पता है कि सुनामी किसे कहते हैं? देखिए, यह एक भूकंपीय सागरीय लहर है, ठीक है। इसमें जो सुनामी होती है इसके द्वारा भी विस्फोट होते हैं, सिर्फ भूकंप के द्वारा विस्फोट नहीं होते हैं। तो सुनामी एक भूकंप, इसको आप लोग प्लीज़ लिख लीजिए। यह एक भूकंपीय सागरीय लहर है जिसके विस्फोट से सागरीय जल में बड़ा विक्षोभ पैदा होता है। मतलब समझ गए होंगे आप सभी लोग। इसका ऑप्शन एक और भी है, नीनो। आंधी तो जानते ही होंगे और चक्रवात भी जानते होंगे आप लोग। नीनो भी जान लीजिए। नीनो है, यह एक समुद्र में, बड़े वाले सागर में होने वाली उथल पुथल है और इससे समुद्र के सतही जल का ताप सामान्य से अधिक होता है। तो समुद्र का ताप जितना नॉर्मल होता है उससे ज़्यादा टेम्परेचर होता है, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो उसे अपन नीनो ही बोल देते हैं, ठीक है। और चक्रवात के बारे में जान लीजिए। हवाओं का लगातार बदलता हुआ चक्र है जिसके केंद्र में निम्न वायुदाब और बाहर उच्च वायुदाब होता है। इसको भी नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका जो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होता है उसमें चक्रवात की डेफिनेशन आ गई तो आपको ज़रूर लिखना है। ये आप तीनों नोट कर लीजिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 14, पृथ्वी की सतह के साथ रोलिंग प्रभाव भूकंप की लहर पैदा होती है। देखिए, ये आप गूगल में, यूट्यूब पे कहीं भी सर्च कर लीजिए, ये आपको ऑप्शन, ये इसका ऑप्शन और इसका जो क्वेश्चन है ये वाला, ये आपको हर जगह मिलेगा। हर एग्ज़ाम में आपको ये वाला क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। मेरे भी, जब मैंने भी एग्ज़ाम दिया था अपना बीएससी का जो एनसीसी एग्ज़ाम होता है उसमें ये वाला क्वेश्चन ज़रूर था, मुझे अच्छे से याद है ये वाला। तो आप लोग, ये बहुत ही पुराना क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा, ज़रूर। तो इसको याद कर लीजिए, इसका होगा आंसर एस लहर। तो रोलिंग प्रभाव, इसकी डेफिनेशन मैंने लिख दी है, आप लोग भी नोट कर लीजिएगा कि रोलिंग प्रभाव वो होता है जब भूकंप आता है तो पृथ्वी की सतह कंपन करती है। भूकंप तो आपने कभी महसूस तो किया होगा, या तो टीवी में देखा होगा, यूट्यूब पे कभी कहीं कहीं ना कहीं तो सुनने को, देखने को मिला ही होगा आप लोगों को। तो जो कंपन दूर दूर तक होती हैं, मतलब दूर दूर तक उसकी आवाज़ें होती, एकदम से हिलता डुलता है, वही रोलिंग प्रभाव होता है आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये इसका आंसर है गृह मंत्रालय। उष्णकटिबंधीय चक्रवात का शांत भाग कौन सा है? उष्णकटिबंधीय वनों के बारे में, चक्रवात के बारे में आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं या पढ़ रहे होंगे, आप लोग ज्योग्राफी में पढ़ लीजिए अच्छे से। इसका ऑप्शन नंबर ए है आँख। 17, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, आईएमडी बोलते हैं इसको, के अनुसार किस गति से चलने वाली हवा को तूफान, सुपर साइक्लोन कहा जाता है? तो सुपर साइक्लोन में क्या होता है पता है आप लोगों को?
चलिए मैं बताती हूँ आप लोगों को सुपर साइक्लोन क्या होता है। देखिए तेज़ी से घूमने वाली, मैंने लिख दी है, डेफिनेशन लिख दी है ऑलरेडी, आप लोग भी नोट कर लीजिए। तेज़ी से घूमने वाली तूफ़ानी जो प्रणाली होती है, बहुत आप एकदम से बहुत ज़ोर से हवाएँ चलती हैं, गरम-गरम बहुत तेज़ी से, जिनमें गरज के साथ बारिश, कम दबाव का केंद्र, तो बहुत भयंकर बारिश होगी और दबाव भी कम बनेगा, तेज़ हवाओं की सर्पिल व्यवस्था होती है। इस तरह का जो वातावरण तैयार हो जाता है उसे अपन लोग सुपर साइक्लोन कहते हैं ज्योग्राफी में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, थर्मल इमेजर्स का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? इसका उपयोग, थर्मल इमेजर्स का उपयोग हमेशा ज्वालामुखी द्वारा उत्सर्जित ऊष्मा के चित्र लेने के लिए किया जाता है। तो ज्वालामुखी जब होती, मतलब जब ज्वालामुखी जब एकदम फटता है तो उसकी जो हीट होती, गरम गरम, या फिर उसकी जो लाइट होती, प्रकाश होता है, उसकी जो सारा जो जो भी कुछ वहाँ पे होता है, जो जैसी भी घटना होती है, उसका उसकी पूरा फोटोग्राफी लेने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, थर्मल इमेजर्स। इसको आप देखिए, ये तो वैसे ही जीके के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, और आप लोग अदर एग्जाम देने जाते हैं स्टेट में या फिर कहीं पे भी, अपने स्टेट में, बाहर वाले स्टेट, यहाँ पे थर्मल इमेजर्स हमेशा आता है। ये आप लोग नॉलेज, खुद की बेसिक नॉलेज के लिए भी याद रख लीजिए। एनसीसी तो ठीक है, इसका मतलब एनसीसी का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप लोग एनसीसी के लिए पढ़ें। एनसीसी उसमें आपको बेसिक नॉलेज देती है, और अपने एनवायरनमेंट, विश्व का मतलब विश्व के बारे में, अपने अपने देश के बारे में, दूसरे देशों के बारे में जानकारी के लिए ही एनसीसी बनी हुई है, फॉर्मेलिटी नहीं बनाई है सिर्फ, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में, किस विकल्प को रिंग ऑफ फायर कहा जाता है? तो इसका रिंग ऑफ फायर के बारे में सुना ही होगा। ऑप्शन नंबर बी है इसका, मध्य अटलांटिक महासागर के ज्वालामुखियों की पट्टी से घिरा क्षेत्र। और तीसरा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। देखिए इसके ऑप्शन मैं 3 ही लाई हूँ, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन है, आप लोग थोड़ा ध्यान से पढ़िए इसको, क्योंकि ऑप्शंस गलत वगैरह याद मत करिए, सिर्फ आपको रिंग ऑफ फायर की डेफिनेशन अच्छे से याद रखनी है, क्या होती है, उस पर ही आपको टिक करना है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रशांत महासागर के बारे में पढ़ाई होगा, क्या होता है, ये सबसे बड़ा सागर होता है, ठीक है। इतनी नॉलेज काफ़ी है आप लोगों के लिए वैसे, अभी तो सरकम प्रशांत बेल्ट का नाम दिया जाता है, ये सब, यही ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, ऊष्मा का बहुत अच्छा संवाहक है, ये तो आप लोगों को अच्छे से आता ही होगा, साइंस में पढ़ा ही होगा। इन 4 ऑप्शन में क्या है? एस्बेस्टम, सीमेंट, कच्चा लोहा, एल्यूमिनियम, रॉट आयरन। तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, ऊष्मा का बहुत, इन चारों में क्या है? एल्यूमिनियम, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 21, ऊष्मा का कुचालक है और यह अग्निरोधी निर्माण के लिए एक प्रभावी सामग्री है। तो ऊष्मा का देखो इसमें डॉट डॉट करके पूछा गया आपसे, तो क्या ऊष्मा का ऐसा क्या कुचालक है इन चारों में जो अग्निरोधी निर्माण के लिए एक प्रभावी सामग्री है, बेहद ही ज़रूरी सामग्री है। तो देखना, कुचालक स्टील, स्टील तो कुचालक हो ही नहीं सकती है, क्योंकि यहाँ पे एक सिरे से दूसरे सिरे में गर्म हो ही जाता है अगर अपन लोग आग में डालते हैं उसे। एल्यूमिनियम, वो भी इसी, एल्यूमिनियम भी जल्दी से जल्दी उसमें भी प्रभाव पड़ता है, ये भी कुचालक नहीं है। ग्रेनाइट, ये भी नहीं है। कंक्रीट, हाँ, ये डी ऑप्शन सही है। ये आपको पता ही होगा, मैं जानती हूँ आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे, अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, इनमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको आ गए होंगे। तो चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में, डॉट 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 व्यवस्था में ओवरहेड पाइप की एक प्रणाली होती है जो छत में तय होती है। तो स्वचालित स्प्रिंकलर, ये ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 23, हवा और ज्वलनशील गैसों या वाष्प के ज्वलनशील मिश्रणों को उनकी ज्वलनशील सीमा से कम अनुपात में पतला करके आग बुझाता है। तो CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ा ही होगा, इनकी विशेषताएं पढ़ी होंगी आपने बहुत अच्छे से। तो आप लोग साइंस में, ज्योग्राफी में, कहीं पे भी, पर्यावरण में भी, ये आप CO2 डाल करके, हेडिंग करके, इसकी एक विशेषता ये भी डाल लीजिए कि हवा और ज्वलनशील गैसों, ये वाला करके ऐसा कर लीजिए। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 24, आधुनिक भूकंप विज्ञान के जनक। देखिए प्राचीन का तो हो गया, लेकिन अब आधुनिक पे बात आई है, तो डी ओमडस और जॉन मिलने, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। 25 क्वेश्चन नंबर, ज्वालामुखी विस्फोट के दर्ज इतिहास में कौन सा ज्वालामुखी अपने सबसे विनाशकारी ज्वालामुखी विस्फोट के लिए जाना जाता है? तो इसका आंसर है क्राकाटा। ये वाला बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है, मुझे दिख रहा है, ये समझ में आ रहा है, ठीक है। अब बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है, ये आप लोग सब पढ़ लीजिए,
बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। बिहार का शोक कौन सी नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है। खतरे की स्थिति कब उत्पन्न होती है? क्वेश्चन नंबर 28। तो ये आप लोग थोड़ा सा बताइए मुझे कौन सा इसका ऑप्शन सही लगेगा। पहला ऑप्शन जब प्राकृतिक आपदा का खतरा हो। दूसरा ऑप्शन जब आपदा के परिणामों के लिए खतरा हो। तीसरा ऑप्शन जब विपत्तियों से संपत्ति और जीवन को खतरा हो। डी ऊपर के सभी। तो देखिए जब प्राकृतिक आपदा का खतरा हो, ये तो कोई सही सही दिख ही नहीं रहा है। दूसरा जब आपदा के परिणामों के लिए खतरा हो, तो अब हम परिणामों का वेट करें फिर देखें खतरा है कि नहीं है। देखो सी ऑप्शन सही होगा क्योंकि इसमें दिया कि संपत्ति और जीवन, इसमें पूरा जो मनुष्य का जीवन होता है और उसकी संपत्ति, यही तो उसके लिए सब कुछ होता है और यही दुनिया है पूरी। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। 29 ISDR का सही पूर्ण रूप चुनिए। तो यह आपदा न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय रणनीति। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसका क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, भारत में सुनामी चेतावनी केंद्र कहाँ स्थित है? आप लोग बताएंगे कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, गुजरात, कोलकाता की हैदराबाद? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद सही है। 31 जब भारी वर्षा के कारण नदियों का जल अपने तटबंध को तोड़कर बहुत बड़े क्षेत्र में फैल जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो देखिए जब भारी वर्षा के कारण नदियों का जल अपने तटबंध को तोड़ देता है और फैल जाता है तो समुद्री तूफान कहते हैं? नहीं, तूफान में पानी कहाँ होता है? होता भी है तो बारिश हो जाती है साथ में। दोनों, सूखा की बाढ़? इसका ऑप्शन नंबर ए बाढ़ सही है। किसके कारण वर्षा जल तेजी से बहने लगता है? वन विनाश के कारण, चारागाहों के कारण, दोनों या कोई नहीं? देखिए जब जंगल का विनाश हो जाता है या चारागाहों से कैसे भी दिक्कत होती है, इन दोनों से ही वर्षा का जल तेजी से बहता है, बाढ़ आती है। तो पता ही है दोनों, उसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 33 देखते हैं, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय भारत के किस शहर में है कि या किस राज्य में है? तो यह याद रखिए ये मणिपुर में, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। 34 देखते हैं, सुनामी शब्द किस भाषा के शब्द से बना है? तो बताएंगे आप लोग किस भाषा के शब्द से बना है? ग्रीक, भारतीय, फ्रेंच या जापानी? तो ये जापानी शब्द से बना है। 35 देखते हैं, जीका वायरस। देखिए जीका वायरस कितने साल पहले आया था? आपको अच्छे से पता होगा और बहुत भयंकर फैला था ये भी अच्छे से याद होगा। तो आप तो कभी भूल सकती ही नहीं, ये मच्छर के द्वारा फैला था। ठीक है, ये तो वैसे ही बेसिक क्वेश्चन है, इसमें जो आपके साथ हो चुका है वही सब पूछा गया है इसमें। 36 देखते हैं, भारत का कुल कुल बाढ़ प्रवण क्षेत्र कितना है? कहाँ तक फैला है ये? तो इसमें 20% दिया है, 30% दिया है, 12%, 10%। तो 12% इसका सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है। ज्वालामुखी कीचड़ के प्रवाह को क्या कहा जाता है? मैग्मा कहते हैं, लावा कहते हैं, लहार कहते हैं कि इनमें से कोई नहीं? तो इसे लहार कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो देखिए इसमें सक्रिय ज्वालामुखी पूछा गया है तो चारों में से बताएंगे कौन सा है। बारटांग, बंजर द्वीप, ज्वालामुखी, एटना की कोई भी नहीं? तो देखिए भारत में जो देखिए 3 दिए हैं, अब 3 में से छांटने हैं तो इसका बी सही है, बंजर द्वीप ज्वालामुखी। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि भारत में बजरंगबली हमेशा हमेशा ही रहते हैं यहीं से। ठीक है, तो बजरंगबली और बंजर द्वीप ये मिलता जुलता है, तो ट्रिक याद कर सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 39, प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, सॉरी इसमें पर लिख गया तो इसमें लिखना चाहिए कब मनाया जाता है? तो 13 अक्टूबर को। 13 अक्टूबर सही है इसका आंसर। उपन्यास कोरोना वायरस की उत्पत्ति किस देश से हुई है? देखिए कोरोना वायरस से तो पूरा देश ही बेहाल हो गया था, पूरा देश क्या पूरा संसार ही हाय हाय त्राय त्राय मची थी। अच्छे से पता होगा कहाँ से फैला था, ये चीन भाई साहब ने ही फैलाया था हर जगह पे। क्वेश्चन नंबर 41, उत्तरी अमेरिका में बुश फायर के रूप में जाना जाता है, तो बुश आग के नाम से जानते हैं, जंगल की आग, ज्वालामुखी की आग या इनमें से कोई नहीं? तो उत्तरी अमेरिका में ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। इसका सही ऑप्शन होगा जंगल की आग। ठीक है,
और उत्तरी अमेरिका की खोज किसने की थी, बताएंगे आप सभी लोग? उत्तरी अमेरिका की खोज रॉबर्ट पीरियर ने की थी। ओके। उत्तरी गोलार्ध के नहीं उत्तरी गोलार्ध में उष्णकटिबंधीय चक्रवात की हवा किस दिशा में चलती है? तो देखिए, एक ग्लोब होता है, ग्लोब में ही उत्तरी गोलार्ध होता है और दक्षिणी गोलार्ध होता है। ऊपर की तरफ जो होता है हिस्सा, उसे अपन उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी, वामावर्त दिशा। क्वेश्चन नंबर 43, ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान अत्यधिक जोखिम वाला क्षेत्र कौन सा होता है? तो आप लोगों ने लेयर तो पढ़ी होंगी, वायुमंडल की परतें, उससे भी संबंधित है, ये पर्यावरण का क्वेश्चन है। देखिए उसमें 80 जो किलोमीटर तक और मीटर तक दिया होता है, 50 मीटर, 1300, 1000 करके दिया होता है, ऐसा कुछ पढ़ा होगा आप लोगों ने, वो आपको फिगर भी याद आ रहा होगा। तो देखिए उससे ही आया है ये कि 100 मीटर की दूरी पर, 300 मीटर की दूरी पर और 300 से ज़्यादा दूरी पर, कि इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है 100 मीटर की दूरी पर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, WHO के अनुसार प्रभावित देशों और क्षेत्रों की संख्या। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन इसका पूरा नाम है, याद कर लीजिएगा, नोट भी कर लीजिएगा, बेहद ज़रूरी है। जब कोरोना फैला था तो WHO ने बहुत ही योगदान दिया था, उन्होंने ही, क्या वो वही तो सेंटर है एक स्वास्थ्य के लिए पूरे संसार में। ठीक है। तो प्रभावित देशों की संख्या पूछी है, 218, 255, 195, 220। तो इसका सही ऑप्शन है 218। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो या फिर कहीं भी कोई आपको कमी महसूस हुई हो तो प्लीज़ कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं। और आपको जिस भी सब्जेक्ट में कोई भी दिक्कत हो मुझे ज़रूर बताइए, मैं उस सब्जेक्ट में ज़रूर एक वीडियो बनाऊंगी और अपना अच्छा सा अच्छा प्रयास करके आपको अच्छी वीडियो बनाकर अच्छी नॉलेज दूंगी। ठीक है। ओके, थैंक यू।